नमस्कार साथियों, वरदान डिजिटल क्लासेस पे आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम पीवाईक्यू एमसीक्यू सीरीज के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर में भारत का सामान्य परिचय और हिमालय के पीवाईक्यू के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम साथियों उत्तर भारत का मैदान के पीवाईक्यू देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि वरदान डिजिटल क्लासेस के एसएससी जीडी का समर्थ बैच, दिल्ली पुलिस का सक्षम बैच, आरपीएफ का शाश्वत बैच, साथ ही साथ विश्व एवं भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, इनके आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन वरदान डिजिटल क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किस युग में हुआ? तो साथियों, हमने क्लास में बात की थी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान है वो नियोजोइक कल्प के चतुर्थक काल के प्लीस्टोसीन युग में उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं, शिवालिक के पर्वतपदीय भागों में कंकड़ पत्थर बजरी युक्त क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साथियों, शिवालिक का जो पर्वतपदीय भाग है, ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक। इस शिवालिक के पर्वतपदीय भागों में यहाँ जो कंकड़ पत्थर है, बजरी के जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र कहलाते हैं भाबर। क्या कहलाते हैं? भाबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न कथनों में से गलत कथन छांटिए। तो पहला कथन है, उत्तर भारत के विशाल मैदान को सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है। दूसरा है, उत्तर भारत का मैदान लगभग 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ये बात भी बिल्कुल राइट है। उत्तर भारत का मैदान 2400 किलोमीटर लंबा व 100 से 480 किलोमीटर तक चौड़ा है। ये बात भी बिल्कुल राइट है। अब नेक्स्ट है, उत्तर भारत का मैदान भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा है वो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, जिसका क्षेत्रफल है 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर और ये भारत के लगभग 50% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? तो हमारे पास 4 कथन है, देखते हैं। भाबर एक वृक्ष विहीन क्षेत्र है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तराई क्षेत्र में दलदली भूमि व पीट मृदा पाई जाती है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। भाबर पश्चिम में चौड़ा व पूर्व में सकरा है। तो साथियों, ये जो शिवालिक है, इस शिवालिक के पर्वतपदीय भागों में जो भाबर प्रदेश है वो पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में ऐसे सकरा होता जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल राइट है, ठीक है। तराई की पश्चिम व पूर्व में चौड़ाई समान है, ये कथन बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्यों? क्योंकि तराई पश्चिम में सक्रिय है और पूर्व में जाएंगे तो तराई चौड़ी होती जाती है। असम में तराई का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बांगर क्या है? तो साथियों, हमारा जो प्रश्न है वो है बांगर क्या है? नवीन जलोढ़ीय मृदा के निक्षेप, ये रोंग है, ये खादर होते हैं। प्राचीन जलोढ़ीय मृदा के निक्षेप, ये राइट है। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो जलोढ़ीय मैदान है, जिसके अंदर बांगर और खादर दोनों शामिल हैं। बांगर प्राचीन जलोढ़ीय मृदा के निक्षेप है और खादर नवीन जलोढ़ीय मृदा के निक्षेप है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नदियों के बाढ़कृत मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, नदियों का जो बाढ़कृत मैदान है, जहां नदियों द्वारा बाढ़ जो आती है, उस बाढ़ से प्रतिवर्ष जो नवीन जलोढ़ीय मृदा के निक्षेप होते हैं, उसको कहते हैं खादर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खादर। नेक्स्ट हम देखते हैं, पंजाब में खादर पट्टियों को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने बात की थी क्लास में कि पंजाब में खादर पट्टियों को बेट नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेट। आगे हम देखते हैं, बांगर क्षेत्र में स्थित कैल्शियम कार्बोनेट युक्त ग्रंथिका क्या कहलाती है? तो साथियों, बांगर क्षेत्र में
जो पुरानी जलोढ़ीय मृदा के निक्षेप है बांगर, उनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट युक्त जो अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथिकाएं होती है उनको कहते हैं कंकर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए, इनको कहते हैं साथियों कंकर। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांगर क्षेत्र में मृदा अपरदन से दिखने वाली कठोर कंकर युक्त भूमि क्या कहलाती है? तो साथियों जो बांगर क्षेत्र है इसमें इधर देखिए आप कि ये जो गंगा है, ये यमुना है, ये यमुना है, ये गंगा है, ये रामगंगा नदी है। ठीक है, ये राम गंगा नदी है। इसका जो अपर कोर्स है ये वाला एरिया, इसमें जो अपर्दन हो गया, प्राचीन जो जलोढ़ीय मृदा है बांगर, उसका जो अपर्दन हो चुका है, वायु अपर्दन, इस वायु अपर्दन से नीचे जो कंकर युक्त भूमि है वो दिखने लग गई है। ऐसी भूमि को कहते हैं भूड़। क्या कहते हैं? भूड़ संरचना। इसको साथियों कहते हैं भूर फॉर्मेशन। भूर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना? ए। आगे हम देखते हैं निम्न में से असुमेलित है, एक तरफ दोआब है, एक तरफ कौन सी नदियों के द्वारा निर्मित है? चाज या छाछ दोआब है झेलम व चेनाब के बीच, ये ठीक है, राइट है। रेचना दोआब है चेनाब व रावी के बीच, ये भी राइट है। बारी दोआब है रावी और व्यास के बीच, ये भी राइट है। बिस्त दोआब है सिंधु और झेलम के बीच, ये रोंग है साथियों। तो हमने बात की थी कि जो सिंधु नदी है, ये सिंधु है, ये झेलम है, ये चेनाब है, ये रावी है, ये व्यास है और ये सतलज है। ये व्यास, ये सतलज है। इसके बीच में सिंधु और झेलम के बीच में साथियों सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। ठीक है, दूसरा है झेलम और चेनाब के बीच में है साथियों, वो है चाज या छाज दोआब। ठीक है, फिर है चेनाब और रावी के बीच में रेचना दोआब, और रावी और व्यास के बीच में है साथियों बारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच में है वो है बिस्त दोआब। तो ये 5 दोआब है। दोआब, दो यानी दो नदियां, आब का मतलब होता है जल, तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है। इसी प्रकार पंजाब में 5 आब बनते हैं, इसलिए पंजाब को पंजाब कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। आगे देखते हैं 11वां प्रश्न, राजस्थान मैदान में पाए जाने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो साथियों जो राजस्थान मैदान है उसमें जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं उनको कहते हैं धोरे। क्या कहलाते हैं? धोरे। ठीक है, और धरियन जो होते हैं ये स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, स्थानांतरित बालू का स्तूप। ठीक है, आगे हम देखते हैं थार मरुस्थल में पाए जाने वाली खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? तो साथियों खारे पानी की झीलें हैं वो कहलाती है सार। जो नागौरी उच्च भूमि में जो खारे पानी की झीलें पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? सार। ठीक है, आगे हम देखते हैं पंजाब हरियाणा मैदान में मालवा मैदान कहाँ स्थित है? तो साथियों ये जो सतलज नदी है, सतलज, एक आएगी घग्गर नदी, घग्गर, सतलज और घग्गर के बीच में साथियों मालवा मैदान, मालवा मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सतलज व घग्गर के मध्य। आगे हम देखते हैं बांगर क्षेत्र में अधिक सिंचाई से बनने वाली लवणीय भूमि को क्या कहते हैं? बांगर क्षेत्र में जो साथियों अधिक सिंचाई होती है, इस अधिक सिंचाई से जो लवणीय भूमि बन जाती है उसको कहते हैं रेह या कल्लर या थूर। रेह, कल्लर या थूर। तो आंसर क्या हो जाएगा? रेह। आगे हम देखते हैं रोहिलखंड का मैदान किसका उपभाग है? तो साथियों हमने बात की थी कि रोहिलखंड का मैदान गंगा का जो ऊपरी मैदान है, ऊपरी गंगा का मैदान है उसका भाग है, तो ऊपरी गंगा का मैदान। तो यहाँ आप देखिए कि ये तो है यमुना, ये है गंगा। ठीक है, फिर इसमें आके मिलती है एक कौन सी? रामगंगा। ये यमुना, ये गंगा, ये राम गंगा। फिर आएगी गोमती, फिर आएगी घाघरा, फिर आएगी गंडक, फिर आएगी बूढ़ी गंडक, फिर आएगी साथियों कोसी, और फिर आएगी कौन सी? महानंदा, महानंदा। और यहाँ आती है कौन सी साथियों? वो आती है सोन, सोन। ठीक है,
तो हमने बात की थी कि गंगा यमुना दोआब, यमुना के गंगा के बीच में आता है गंगा यमुना दोआब, ठीक है। यहाँ गंगा से लेकर और यहाँ गोमती तक ये कहलाता है साथियों क्या, रोहिलखंड, रोहिलखंड। गोमती से और घाघरा तक कहलाता है साथियों अवध का मैदान, अवध मैदान। घाघरा से और गंडक तक कहलाता है साथियों पूर्वी यूपी का मैदान, पूर्वी यूपी का मैदान, ठीक है। गंडक से बूढ़ी गंडक तक कहलाता है साथियों सारण का मैदान, सारण का मैदान, सारण का मैदान। बूढ़ी गंडक से और कोसी तक कहलाता है मिथिला का मैदान, और कोसी से और महानंदा के बीच का कहलाता है बारिंद का मैदान, और मिथिला के दक्षिण का कहलाता है ये जो सोन नदी है, ये जो सोन नदी है साथियों, ये जो सोन नदी है ये मिथिला के जस्ट दक्षिण में है मगध का मैदान, मगध का मैदान। इस प्रकार जो हमारा है रोहिलखंड का मैदान, ये रोहिलखंड का मैदान साथियों ऊपरी गंगा के मैदान का भाग है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अवध का मैदान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों अवध का मैदान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो लखनऊ का जो पुराना नाम है, लखनऊ का पुराना नाम क्या है, अवध। लखनऊ का पुराना नाम क्या है, अवध। जब आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि अवध की शासिका बेगम हजरत महल और उसका अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजिस कादिर, ठीक है। तो ये अवध लखनऊ का क्या है, पुराना नाम है। आगे हम देखते हैं बूढ़ी गंडक व कोसी के मध्य का भाग क्या कहलाता है। तो साथियों अभी हमने बात की थी कि बूढ़ी गंडक, ये बूढ़ी गंडक है और एक कोसी है, इसके बीच का क्या कहलाता है, मिथिला का मैदान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिथिला का मैदान। आगे हम देखते हैं कौन सा मैदान निक्षेपणात्मक द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। तो हमने बात की थी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ सर्वाधिक अवसाद बहाकर लाती है, और ये सर्वाधिक अवसादी नदी है साथियों। ये अवसादों को मैदान में आने के बाद जमा कर देती है, जिससे कि निक्षेपणात्मक द्वीपों का निर्माण हो जाता है। और इनमें सबसे बड़ा द्वीप है वो है माजुली या मोजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। आगे है बिल या बील क्या है। तो हमने बात की कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इस डेल्टाई भाग में साथियों छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, झील पाई जाती है, ठीक है। ये झील क्या कहलाती है, बिलिया बील कहलाती है। तो डेल्टाई झील क्या कहलाएंगी, बिलिया बील कहलाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं उत्तर भारत का मैदान किस प्रकार का मैदान है। तो साथियों उत्तर भारत का मैदान निक्षेपणात्मक मैदान है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां प्लस में प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से जाने वाली नदियां, इन्होंने इस गर्त में जलोढ़ीकरण किया, जिससे कि इसमें निक्षेपणात्मक रूप से मृदा का जब निक्षेपण हुआ, जलोढ़ीय मृदा का निक्षेपण हुआ, जिससे इसका निर्माण हुआ। तो ये मैदान कैसा है, निक्षेपणात्मक मैदान है। आगे देखिए उत्तर भारत के मैदान में कौन सी उच्च भूमि जल विभाजक का कार्य करती है। तो साथियों हमने बात की थी कि जो अंबाला हाईलैंड है या अंबाला उच्च भूमि है, ये इस मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है। इसके इधर की सारी नदियां जाती है सिंधु नदी तंत्र में, और इधर की सारी नदियां जाती है गंगा नदी तंत्र में, ठीक है। जैसे सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सारी सिंधु नदी तंत्र में, और ये सारी है यमुना और उसकी सहायक नदियां सारी किस में जाती है, ये गंगा नदी तंत्र में। तो अंबाला उच्च भूमि जो है, अंबाला उच्च भूमि है, ये उत्तर भारत के मैदान में जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। तो साथियों आज के इस लेक्चर में इतने क्वेश्चन काफी हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा
कि आप हमारा कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये तीनों बैच आपको 199 रुपए में मिल जाएंगे। साथ के साथ आपको भारत और विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल 299 में आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है। थैंक यू।